हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो आई दृष्टि आती है घटना चक्र वार्षिकी, उसका जो वीडियो है वो देख रहे हैं। हमने एक वीडियो कल बनाया था, उसमें हम लोग जो मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके कुछ पार्ट्स जो है डिस्कस कर लिए थे। आज उसका दूसरा वीडियो है ये। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी खबर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाए और पता चला कि हम उसको नहीं कर पाए। तो सारी की सारी खबरों को बहुत अच्छे से देखिए और कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। हालांकि इतना समय है नहीं, नोट्स वगैरह मत बनाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, ये दूसरा वीडियो है, इसको भी देखिए और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। तो आज की पहली खबर देखेंगे हम लोग। जो आज की हमारी पहली खबर है उसमें क्या बताया गया है, उसमें आपसे कह रहे हैं कि पहली बार आप देखिए कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। चलिए इसके बारे में देखेंगे। ये चूँकि पहला है, इस वजह से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI कहा जाता है, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और ये एक नवीन मानक है, इसी वजह से तो पहला है, जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जो हमारे 17 SDGs हैं उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये पंचायतों के मतलब जो हमारे गांव की पंचायतें हैं उन पंचायतों के द्वारा जो हमारे SDG 17 गोल दिए हुए हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उस 17 गोल को प्राप्त करने में, अचीव करने में कितना इन्होंने प्रगति की है उसका मूल्यांकन करेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक है ये, जिसमें देश भर की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर किया गया है। अर्थात 9 विषयों पर इनको जो है स्कोर दिया गया है। क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमें जानना चाहिए? तो पहला देखिए, 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया। कब जारी किया गया? 9 अप्रैल 2025 को। यह एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण माना गया है। आगे देखिए, यह स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों यानी जो हमारे SDGs हैं उनके स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों, जिन्हें हम LSDGs कहते हैं, इनके 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को मतलब कि दर्शाता है। और वो 9 विषय कौन से हैं? तो पहला तो है गरीबी एवं मुक्त बेहतर जीवन, गरीबी मुक्त एवं बेहतर जीवन। दूसरा स्वास्थ्य पंचायत या स्वस्थ पंचायत। तीसरा है बाल अनुकूल पंचायत। चौथा है जल पर्याप्त पंचायत। पांचवा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। छठा देखिए आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। सातवां जो है हमारा वो है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत, जबकि जो 8वां है वह है सुशासन युक्त पंचायत। और लास्ट आप देखिए कि महिला अनुकूल पंचायत। ठीक है, तो टोटल जो 9 विषय हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है ऐसे दे देना कि 4 ऑप्शन दिए रहें और आपसे कह दें एक अलग रहे, उसमें से कहें कि चलो बताओ कि जो हमारा पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया है उनके 9 विषयों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए कि पहला तो यही है कि गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका हो। दूसरा हो स्वस्थ पंचायत। तीसरा बाल अनुकूल पंचायत। चौथा है जल पर्याप्त पंचायत। पांचवा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। जबकि हमारा नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत और सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। और लास्ट में आप देखें कि सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। ठीक है, तो ये टोटल 9 विषय इसमें माने गए हैं। आगे देखिए कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त जो PAI स्कोर और विषयगत स्कोर है, इनके आधार पर इन ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन की निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। और वो श्रेणियां कौन सी हैं इसको जरूर देख लीजिएगा। ये श्रेणियां भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखिए, पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता जो पहली श्रेणी है वो अचीवर की श्रेणी है और अचीवर की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाएगा जिन्होंने 90+ स्कोर किया हो। ठीक है, दूसरा है अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर, तो 75 से 90 के मध्य में जो लोग रहेंगे या 75 से 90 या उससे नीचे उनको रखा जाएगा। आगे देखिए बेहतर प्रदर्शन यानी परफॉर्मर कैटेगरी में 60 से 75 से नीचे वाले, आकांक्षी यानी एस्पिरेंट में 40 से 60 से नीचे, जबकि एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जो भी आरंभिक स्तर पर है यानी बिगिनर्स हैं, वो 40 से नीचे का स्कोर वाले रखे गए हैं इस कैटेगरी में।
सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो ये है कि कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी यानी कि जो 90 to 100 अंक है उसमें स्थान नहीं बना पाया है। हो सकता है मतलब कि हमारे आरओ के एग्ज़ाम में पूछ लें कि उत्तर प्रदेश ने अचीवर जो है मतलब कि जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया है उसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। साफ साफ आपसे पूछ लेंगे तो फिर हमारा ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अचीवर श्रेणी में कोई भी सम्मिलित नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पंचायतें हैं वो अचीवर श्रेणी में आई हैं। कुछ भी करके तो ध्यान रखना है कि अचीवर जो है वो कोई भी पंचायत नहीं है। आगे देखिए कि जो गुजरात है ना उसके द्वारा सर्वाधिक यानी 346 ग्राम पंचायतें जो हैं वो फ्रंट रनर श्रेणी में रही। अर्थात गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद फिर तेलंगाना की 270 पंचायतें इसी फ्रंट रनर कैटेगरी में आई हैं। त्रिपुरा की 42 पंचायतें भी मतलब कि फ्रंट रनर श्रेणी में अपना स्थान बनाई हुई हैं। आगे देखिए अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यानी जो परफॉर्मर राज्य हैं इनकी श्रेणी में यदि हम देखें तो शीर्ष पे कौन है? गुजरात 13,781 ग्राम पंचायतों के साथ, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है उत्तर प्रदेश। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है वो क्या है? वो ये है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल हुआ है। और कितने जो है इसकी ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हुई हैं? तो 6,593। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यही हो जाएगा कि मतलब कि जो पहली वाली श्रेणी थी यानी अचीवर उसमें कोई भी मतलब ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। और जो अपना उत्तर प्रदेश है वो आपको कहाँ मिल रहा है? परफॉर्मर कैटेगरी में मिल रहा है और इसकी 6,593 ग्राम पंचायतें इस मतलब कि जो ग्राम पंचायत उन्नति सूचकांक आया है उसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखिए इसमें उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर कैटेगरी में भी शामिल हुई हैं और वो 3 पंचायतें कौन सी हैं उसको भी बताया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की 3 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आई हुई हैं और वो कौन सी हैं? तो पहला आप देखिए धनुहारी ग्राम पंचायत जो कि बलक्षी का तालाब लखनऊ में है और इसका स्कोर भी देख लीजिए 76.43 स्कोर के साथ ये फ्रंट रनर मतलब की कैटेगरी में आई हुई है। आगे देखिए इसके अनुसार तेलंगाना का जो बर्नपुर ग्राम है मतलब कि ये इसका दरअसल पहला ही दिया हुआ है यानी कि जो 3 ग्राम पंचायतें हैं उसमें आपको केवल एक ही जो है ग्राम पंचायत का नाम दिया गया है, शीर्ष पे यही है, दो का नाम नहीं दिया गया है। आगे देखिए इसके अनुसार जो तेलंगाना का बर्नपुर है वो ग्राम पंचायत जिसका ब्लॉक कौन सा लगता है? पित्तलम जिला कामारेड्डी, ये शीर्ष रैंक प्राप्त ग्राम पंचायत है जिसका PAI स्कोर कितना है? तो फ्रंट रनर में आप देखिए 84.09 है। ठीक है, यानी कि फ्रंट रनर कैटेगरी में टॉप पे कौन है? तो वो तेलंगाना का बर्नपुर ग्राम पंचायत है। अपने उत्तर प्रदेश के कितने जो है मतलब ग्राम पंचायतें इस फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल हुई हैं? तो केवल 3 और पहला कौन सा है? तो धनहारी ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा रहा पंचायत उन्नति सूचकांक। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो ये कौन सी खबर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है जिसे IJR 2025 कहा जा रहा है, देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित यह एक राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है। यह अपनी तरह की इकलौती आवधिक यानी पीरियोडिक रिपोर्ट है जो पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था के स्तंभों की संरचनात्मक क्षमता को मापते हुए राज्यों की रैंकिंग करती है। इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव यानी CHRI, दक्ष, TISS प्रयास तथा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे 6 प्रमुख सिविल मतलब की सोसाइटी विचार संस्थानों के सहयोग से तैयारी की जाती है। पहली बार ये रिपोर्ट कब आई थी? तो 2019 में आई थी। ठीक है, तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये सर्वप्रथम कब आई थी? 2019 में। इस बार कौन सा एडिशन है? तो चौथा एडिशन है। चलिए आगे हम देखेंगे जो हमारा स्मरणीय तथ्य में दिया हुआ है वो क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से स्तंभ हैं इसमें? पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कारागार और कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। और 2025 में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है इसमें 25 राज्यों को ही इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन्हीं के पास न्याय से जुड़े जो सभी 4 स्तंभ हैं उनके सुसंगत, पूर्ण और तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध थे। आगे देखिए 8 जो है गैर रैंक किए गए केंद्र शासित
प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी और 3 राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड के आंकड़े भी रिपोर्ट में जानकारी हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उन्हें रैंकिंग में जो है शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, बड़े राज्यों में अगर बात की जाए तो बड़े राज्यों में कर्नाटका ने लगातार दूसरी बार जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसमें पहला स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के द्वारा दूसरी बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की समग्र रैंकिंग में टोटल 18 राज्यों में शीर्ष 5 बड़े राज्य इस प्रकार है। और वो कौन से हैं? तो वो जो 5 बड़े राज्य हैं, सबसे पहले तो कर्नाटका ही है जो कि टॉप पे है और इसका स्कोर कितना है? तो 6.78 है। दूसरे पे है आंध्र प्रदेश और इसकी रैंकिंग है 2 और इसका स्कोर कितना है? 6.32। आगे देखिए, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है तेलंगाना। तो तेलंगाना से तीसरा वैसे ही समझ आ जाएगा, कितना है स्कोर? 6.15। केरल है चौथे नंबर पे और इसका जो है मतलब कि वो स्कोर कितना है? 6.09। जबकि तमिलनाडु 5वें पे है और स्कोर है इसका 5.62, यानी कि 5वें पे है और 5.62 इसका स्कोर भी है। ठीक है, आगे देखिए, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है इसमें समग्र रैंकिंग में जो 7 छोटे राज्य हैं इसमें शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो छोटे राज्यों के जो शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें आपको सिक्किम पहले पे मिलेगा और 5.20 इनका स्कोर है। हिमाचल प्रदेश दूसरे पे है 4.36 स्कोर के साथ। अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे है 4.21 स्कोर के साथ। आगे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिस कर्मियों के ऊपर नहीं जा सका, जो कि पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है। अर्थात अगर 1 लाख की जनसंख्या है तो उस पर कम से कम 197 जो है पुलिस कर्मी होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कितने हैं? 155 पुलिस कर्मी वर्तमान में हैं। आगे देखिए, राज्यों में ये आंकड़े आपको अलग अलग मिलेंगे और इससे तो काफ़ी जो है कम भी हैं। जैसे बिहार में यदि आप देखें तो 1 लाख की आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी ही हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में क्षमता से 18.5% जो अधिक कैदी हैं वो बंद पड़े, मतलब जितनी क्षमता है उनकी उससे कहीं ज़्यादा उसमें भूसा जैसे ठूसे गए। ठीक है, तो अगला जो हमारा खबर है, यानी कि अगली खबर आप देखिए, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के बारे में आप देखिए, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। 20 वर्ष के बाद बदलते परिदृश्य जैसे बढ़ते जलवायु जोखिम, महामारी का अनुभव जैसे कोविड-19, इनको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, 2025 में इसमें संशोधन किया गया है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025 जिसे द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 कहा जा रहा है, 1 अगस्त 2024 को ये लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा के द्वारा तथा 25 मार्च 2025 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई और इसी के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। यह अधिनियम 9 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आया है। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2025 से ये प्रभाव में आया है, ध्यान रखिएगा। 29 मार्च को मतलब इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। आगे देखिए, इसमें हमारे लिए जानने लायक क्या है, तो संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। पहले राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जिसे एनईसी एवं राज्य कार्यकारी समिति एसईसी क्रमशः राष्ट्रीय एवं मतलब कि राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी, जिनकी मंजूरी कहाँ से मिलती थी, तो एनडीएमए या फिर एसडीएमए के द्वारा दी जाती थी। आगे देखिए, पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाया करती थी, एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार नहीं था। आगे देखिए, संशोधित कानून के अनुसार एनडीएमए अब केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक विनियम यानी रेगुलेशंस बना सकती है। अधिनियम की जो धारा 2 है उसमें कई परिभाषाएं अद्यतन की गई हैं। आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जाएगा। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने राज्य की राजधानी अथवा नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए अलग अलग शहरी आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसको गठित कर सकते हैं।
आगे देखिए, यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF गठित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम मौजूदा निकायों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC और उच्च स्तरीय समिति या CLC को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आगे देखिए, अगली जो हमारी खबर है वो क्या है, तो अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025। तो अप्रवास और विदेशी जो विषयक अधिनियम 2025 है उसके बारे में देखिए, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, तो द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। और ये 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 27 मार्च 2025 को लोकसभा के द्वारा और 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। तो कब इसको जो है लोकसभा में पेश किया गया, 27 मार्च 2025 को लोकसभा में आया, 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में आया और 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको अनुमति भी प्रदान कर दी गई और इसी के साथ इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करना है। क्या है हमारे पास स्मरणीय तथ्य, तो यह अधिनियम पासपोर्ट, भारत में प्रवेश करने के लिए जो पासपोर्ट है वो अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 और आप्रवास यानी वाहक दायित्व अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। नए अधिनियम के तहत भारत में प्रवेश या भारत से प्रस्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट अथवा निर्धारित अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य है। यदि आगंतुक विदेशी नागरिक है तो उसके पास उपर्युक्त के साथ मान्य वीजा होना अनिवार्य है। और क्या है वो उपर्युक्त, तो नया वीजा मतलब कि नया कानून वीजा की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से कानून का हिस्सा बनाता है। और दूसरा, इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर तैनात अप्रवास अधिकारी यानी इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रवेश के समय किसी भी यात्री यानी विशेषकर विदेशी यात्री का पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज जांचने का पूरा अधिकार होगा। आगे देखिए, अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में प्रवेश और भारत से जाने वाली नामित आप्रवास चौकियों को अधिसूचित कर सकती हैं। और इस अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विदेशी जो भारत आता है उसे आगमन पर नियत प्राधिकारी यानी पंजीकरण अधिकारी के पास अपने को पंजीकृत कराना होगा। इस अधिनियम में वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का ही प्रावधान किया गया है। जाली फर्जी पासपोर्ट, वीजा के उपयोग या आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष की कैद तथा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, अगला देखिए, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो ये तो बहुत मामला चर्चा में रहा है। तो चलिए देखिए, तो सामान्यतः राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है और ये कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 163 में लिखा है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, सिवाय उन दुर्लभ मामलों के जहां संविधान उन्हें स्वतंत्र निर्णय का अधिकार देता है, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक सेतु की तरह है। उन्हें क्या कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका मतलब निभानी चाहिए। आगे देखिए, ना कि राजनीतिक गतिरोध का कारण बनना चाहिए। तमिलनाडु में ऐसा ही एक विवाद तब गहराया जब राज्यपाल, कौन है तमिलनाडु के राज्यपाल, तो इनको भी देख लीजिए, RN रवि। इन्होंने राज्य विधानसभा के द्वारा पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति देने से या तो इनकार कर दिया या फिर उसको लंबे समय तक लंबित रखा। राज्य की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK जो पार्टी है ना, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि राज्यपाल ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की और निर्वाचित विधायिका के निर्णयों को अनिश्चित काल तक रोके रखने का प्रयास किया। अंततः जो है तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य मामले में ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक ठहराया और विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की अधिकार सीमा को स्पष्ट कर दिया। हमारे लिए क्या जानने योग्य बातें हैं इसमें, तो सबसे पहले जो तिथियां हैं उन्हें देखिए कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने 12 विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे। ये विधेयक 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल को प्रेषित हुए, लेकिन इन पर अभी तक कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें से कई विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति संबंधी राज्यपाल के अधिकार से संबंधित थे। 18 नवंबर 2021 को वर्तमान राज्यपाल ने कार्यभार संभाला, लेकिन अक्टूबर 2023 तक किसी विधेयक पर उनके द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।
31 अक्टूबर 2023 को राज्यपाल आर्यन रवि की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट है वो जारी कर मतलब की याचिका दायर की। 10 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों यथा गृह मंत्रालय, महान्यायवादी व उनकी अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल को नोटिस भेजा। 13 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने 10 लंबित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोकने यानी विथहोल्ड एसेंट की घोषणा कर दी और 2 विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिए। 18 नवंबर 2023 को राज्य विधानसभा ने विशेष सत्र बुला करके रोकी गई स्वीकृति वाली 10 विधेयकों को फिर से पारित किया और राज्यपाल को पुनः स्वीकृति हेतु भेजा। अनुच्छेद 200, तो हमारा अनुच्छेद 200 महत्वपूर्ण है। इसके प्रथम प्रावधान के अनुसार यदि विधेयक पुनः पारित होकर आए तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन 28 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने इन दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित यानी रिजर्व करने का निर्णय लिया। 11 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार ने याचिका में संशोधन कर राष्ट्रपति को भेजे जाने के विचारार्थ निर्णय को चुनौती दी। फरवरी मार्च 2024 में राष्ट्रपति ने इन 10 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर अपनी जो स्वीकृति है उसको रोक ली और 1 को मंजूरी दी तब और 2 पर निर्णय उनके द्वारा लंबित रखा गया। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया। तो विस्तृत सुनवाई के उपरांत 10 फरवरी 2025 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका जो निर्णय है उसको सुरक्षित रखा। इस दौरान न्यायालय ने गंभीर प्रश्न उठाए। पहला कि क्या राज्यपाल को बिना कोई कदम उठाए विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने यानी एक प्रकार का पॉकेट वीटो का अधिकार है, और दूसरा क्या राज्यपाल पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। आगे देखें कि 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया जिसमें राज्यपाल की कार्यवाहियों को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए न केवल लंबित विधेयकों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की बल्कि भविष्य हेतु राज्यपाल के लिए विधेयकों संबंधी समय सीमा और दिशा निर्देश भी तय किए। न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को दूसरी बार विधानसभा से पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन था और ये कदम विधि के विरुद्ध और त्रुटिपूर्ण था। असाधारण उपाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, और ये अनुच्छेद 142 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें स्वतः ही संज्ञान ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने पूर्ण न्याय के अधिकार का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। तो इसको ना अनुच्छेद 142 को पूर्ण न्याय का जो है बोला भी जाता है अनुच्छेद। तो आगे देखिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये सभी विधेयक उसी तिथि से अधिनियमित एवं माने जाएंगे जिस दिन वे विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए थे, यानी 18 नवंबर 2023 को। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विस्तृत समय सीमा तय की कि राज्यपाल कितने समय में विधेयकों पर अपना निर्णय लें। पहला देखिए न्यायालय द्वारा निर्धारित जो समय सीमाएं हैं उन्हें देखिए। तो यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु है या राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित करने हेतु, तो ऐसी सलाह पर भी राज्यपाल 1 माह में कदम उठाएंगे। दूसरा, यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करते हैं यानी विधेयक अस्वीकार करना चाहते हैं, तो उन्हें उस विधेयक को अपनी आपत्तियों कारणों का संदेश संलग्न करके अधिकतम 3 महीने के भीतर विधानसभा को लौटाना होगा। बिना संदेश के अनिश्चित जो उसको अनिश्चित टाइम के लिए रोक लिया जाता था उसकी अनुमति अब नहीं होगी। आगे देखिए, यदि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहते हैं तो ये कार्य अधिकतम 3 महीने के भीतर कर देना होगा। और आगे देखें कि यदि राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया था और विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजा है तो अधिकतम 1 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना ही होगा। यदि नहीं पालन करते तो सक्षम न्यायालय के समक्ष परमादेश का विकल्प विद्यमान होगा। ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि ये परमादेश क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, तो ये सारी जो रिट है वो हमने अनुच्छेद 32 के तहत पढ़ाई हुई है अपने इसी चैनल पे। आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 जुनून पढ़ाई का लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 200 के बारे में जान लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार हमारे एग्जाम्स में बना भी है। तो अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं वही अनुच्छेद 200 में बताया गया है। पहला विकल्प क्या है कि वो चाहें तो सहमति दे सकते हैं, दूसरा कि सहमति ना दें, तीसरा उनका जो अधिकार है वो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखें, और चौथा पुनर्विचार हेतु भेज दें। ठीक है। आगे देखिए,
अनुच्छेद 201 क्या कहता है, क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है? तो देखिए क्या इसमें हमारा संविधान क्या कहता है, तो जब कोई राज्य विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। कौन से? विधेयक को वो चाहें तो एसेंट यानी स्वीकृति दे दें, और अगर चाहें तो वो विथहोल्ड एसेंट करें अर्थात स्वीकृति ना दें। आगे देखिए, यदि विधेयक मनी बिल यानी कि यदि विधेयक के द्वारा जो विधेयक है वो मनी बिल नहीं है तो राष्ट्रपति उसे संदेश सहित पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। आगे देखिए, पुनः पारित विधेयक राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है फॉर हिज कंसिडरेशन यानी कि विचार के लिए। अब देखिए अनुच्छेद 142 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। तो जो हमारा अनुच्छेद 142 है, पहले तो जानिए एक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। पूर्ण न्याय हेतु न्यायालय की जो शक्ति है वो इसमें बताई गई है। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी वाद में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिग्री पारित कर सकता है। ठीक है, अगली जो हमारी खबर है वो है बॉयलर अधिनियम 2025। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो बॉयलर क्या है, तो बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न किया जाता है। भारत में वर्ष 2024 में लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर संचालित हो रहे हैं। लगभग एक सदी पूर्व अधिनियमित बॉयलर अधिनियम 1923 बॉयलरों की मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, इसके साथ साथ परिचालन, बदलाव और मरम्मत जैसी तकनीकी पहलुओं को विनियमित करता था। हाल के समय में भारत सरकार ने संविधान पूर्व के पुराने जो कानून हैं उनकी वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार समीक्षा करने का एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया है। इसी क्रम में 1923 का जो बॉयलर अधिनियम था इसकी भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिनियम में कई प्रावधान अप्रासंगिक हो गए हैं। तो भले ही अभी इसमें संशोधन किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए करंट अफेयर के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बॉयलर अधिनियम है ये कब का था, तो 1923 का था। ठीक है, आगे देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है, तो विधायी प्रक्रिया। तो बॉयलर संविधान की समवर्ती सूची के तहत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कहाँ पे आता है, तो संविधान की समवर्ती सूची। और ये कहाँ पे आता है, तो जो हमारा अनुसूची 7 है उसमें आप देखिए 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। और कौन कौन सी हैं संविधान में जो है, कि केंद्रीय सूची और राज्य की सूची और साथ में समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं ना, उस पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ही कानून जो है वो बनाया जा सकता है। हालांकि अगर दोनों में टकराव होगा तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होगा। ठीक है, तो इसको कहाँ पे रखा गया है, तो जो बॉयलर्स है इसको संविधान की समवर्ती सूची के तहत रखा गया है, जिससे संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। जो बॉयलर विधेयक 2024 है इसको राज्यसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया। राज्यसभा ने विधेयक को 4 दिसंबर 2024 को पारित कर दिया और लोकसभा के द्वारा इसे 25 मार्च 2025 को पारित कर दिया गया और 4 अप्रैल 2025 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई और इसी के साथ ये अधिनियम भी बन गया। ठीक है, तो और इसके प्रावधान क्या हैं, तो पहला जो प्रावधान है वो है बॉयलर एवं बॉयलर घटकों के निर्माण, स्थापना, परिचालन, बदलाव और मरम्मत संबंधी विनियमन। केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का जो गठन है इसके प्रावधान की यदि बात करें तो पहला देखिए कि राज्य सरकारों को बॉयलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा। दूसरा, निजी व्यक्तियों को बॉयलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता का प्रावधान किया गया है। विभिन्न अपराधों और दंडों का प्रावधान यानी कि 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों ही हो सकता है। अनुपालन संबंधी जो मुख्य शर्तें हैं वो कौन सी हैं, पहला देखिए बॉयलरों के डिज़ाइन और ड्राइंग का निरीक्षण और प्रमाणन निर्माण से पहले जरूरी होगा। दूसरा, निर्माण के दौरान चरणबद्ध निरीक्षण। तीसरा देखिए बॉयलरों के परिचालन से पहले 12 महीने के लिए अनिवार्य पंजीकरण जिसके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। और अगला देखें तो यह अधिनियम 25 लीटर से अधिक क्षमता वाले 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के कम दबाव वाले और 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करने वाले बॉयलरों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, अधिनियम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का जो पहला चरण है वो, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि ILO है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, हालांकि आगे दिया ही है,
तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो ILO है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो अद्यतन यानी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 है वो आ चुकी है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो वर्ष 2021 में 24.4% था, अभी वो दुगना होकर के कितना हो गया है 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। तो ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभी जो मतलब अपर प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें एक साइड संगठन के नाम दिए हुए थे और एक साइड उनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती थी और उसको मैच करना था। तो ध्यान रखिएगा, जो ILO है यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट आई है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत है ना, उसके सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 2021 की तुलना में दोगुनी बढ़ोतरी होकर के अभी कितनी हो गई है 48.8%। आगे देखें क्या है स्मरणीय तथ्य। तो 19 मार्च 2025 को श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का जो पहला चरण है, इसकी स्टार्टिंग हुई है। इस पहल का उद्देश्य भारत के कल्याण परिदृश्य की अधिक समग्र तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डाटा को समेकित करना है। क्योंकि ILO की जो अद्यतन रिपोर्ट है, इसमें भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताया गया है, जो भारत सरकार के अनुसार सही तथ्य नहीं है। पहले चरण में 10 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात को केंद्रीय स्तर पर डाटा समेकन के लिए चुना गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% है, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगद सहायता हो या फिर वस्तु के रूप में हो। कुछ इन्होंने योजनाएं दी हैं, जैसे आयुष्मान भारत। अगर आयुष्मान भारत की बात की जाए तो 26 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं। तो बताइए किसके कुछ को ये जो 5 लाख रुपए वाला लाभ है वो मिला है, क्योंकि मतलब बीमारियां तो सभी के घर में आ रही हैं। तो क्या सच में इसका लाभ मिल रहा है या फिर केवल कार्ड मिला हुआ? जैसे मेरे यहाँ तो केवल कार्ड ही मिला हुआ है, हम लोगों ने अभी तक इसको कभी यूज़ नहीं किया, भगवान ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। सब हेल्दी हैं कुल मिला करके, लेकिन जिनके यहाँ लोग हेल्दी नहीं हैं, उनको आवश्यकता हुई है, क्या उन्हें इसका लाभ मिला है कि नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो इसका तो हमें वैसे भी लाभ नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है, उसकी बात करें, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शुरू की गई ये योजना कमजोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। तो हम लोग तो ठीक ठाक खेती कर लेते हैं, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। खैर चलिए, दिसंबर 2024 तक 80.67 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो 81.35 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित कवरेज के करीब है। ये बात एकदम सही है। आप देखिए, गांव में मजदूर मिलना मुश्किल हो गया। अभी धान का सीजन आ गया ना, तो धान जो है उसकी रुपाई करवानी है। आप मजदूरों को खोजते रह जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि खाने को रेल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाली जो स्कीम है ना, वो मतलब काफ़ी सफल स्कीम मानी जाएगी। अब अगर मैं अपने गाँव को देखूँ तो बताऊँ, बाकी तो भारत देश बहुत बड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी भुखमरी के शिकार हैं। जैसे कि जो भी भुखमरी के आंकड़े आते हैं, उसमें आपको दिखाई ही पड़ता है कि मतलब कहाँ पे हम लोग भुखमरी के रूप में खड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए, दिसंबर 2024 तक ये हमने बता दिया। अब दूसरा अगला जो है वो है ई श्रम पोर्टल। तो अगर हम ई श्रम पोर्टल की बात करें, तो ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। तो कब स्टार्ट किया गया है ई श्रम पोर्टल? 26 अगस्त 2021 को। ये पहल श्रमिकों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या यानी UN प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? UAN प्रदान करता है। आगे देखिए, अटल पेंशन योजना। तो जो APY है, अटल पेंशन योजना, जब कि 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी, और
इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। गरीबी घटाना, अगर इसकी बात किया जाए तो पिछले दशक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सरकार के हस्तक्षेप का व्यापक प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कितने लोग हमारे यहाँ गरीबी से बाहर निकले हैं। 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो देखिए, अब जब चूंकि हमारे करंट अफेयर में ये सारी स्कीम्स चर्चा में आ गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, इसको कब स्टार्ट किया गया ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे यहाँ स्कीम बहुत पूछी जाती है मैच द फॉलोइंग में, और कभी कभी तो 4 स्कीम दे देंगे, कह देंगे चलो बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल वाली वीडियो में भी हमने इसकी जो है चर्चा की थी। ई श्रम पोर्टल और साथ में अटल पेंशन योजना, इन सबको जो है ज़रूर जो है ध्यान रखें। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है वो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। तो इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था जब ये चुनाव संपन्न हुआ था। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो है 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 24 फरवरी 2030 से 23 फरवरी 2025 तक था, जो कि अभी समाप्त हो चुका है। इस अवधि के अंदर नई सरकार का गठन होना था। इस परिप्रेक्ष्य में 7 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से नई विधानसभा के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है उसमें विधानसभा क्षेत्रों की टोटल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 70 है। ठीक है, 70 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 12 जो सीटें हैं वो SC कैटेगरी के लिए मतलब कि आरक्षित हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 12। 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुए थे और इसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई थी। चुनाव परिणामों के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो 26 वर्षों के बाद सत्ता में वापस आई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2025 के जो मतलब कि दलवार परिणाम है उन्हें देख लीजिए। तो 2 ही दल का नाम दिया गया है, छोटे छोटे जो दल हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 22 मतलब सीटें मिली हैं। और आप देखिए मतलब मत परसेंटेज में कितना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 45.56%, आम आदमी पार्टी को 43.57% जो वोट है वो मिले हैं। 20 फरवरी 2025 को भी आप देखें कि जो रेखा गुप्ता जी हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा दिल्ली है उसकी नवी मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया है। तो ये कौन सी मुख्यमंत्री बनी है? तो 9वीं क्रम में जो है ये 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से चुनी गई हैं? तो शालीमार बाग से चुनी गई हैं। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के परवेश साहिब सिंह से 4089 मतों के अंतर से नई दिल्ली विधानसभा से अपनी जो सीट है वो हार गए। यानी कि जो हमारे मतलब कि तत्कालीन यानी जो अभी मतलब कि CM थे ना, वो भी इस बार निपट गए हैं। चलिए आगे देखिए। 20 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के विजेंदर गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का जो पदभार है वो ग्रहण किया है। देखिए इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो रेखा गुप्ता जी है ना, ये बिहार की भले ही नवी मुख्यमंत्री बनी है, बिहार नहीं, दिल्ली की जो है नवी मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन यदि अगर कहा जाए कि कौन से क्रम में महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये चौथी जो है वो महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला जो है वो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। ठीक है, तो यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई है। तो भारत यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय संबंध 1960 के दशक से शुरू मतलब हुए थे, और जो कि भारत और उस टाइम पे हो क्या रहा था, तो भारत जो है 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। और 2004 में हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, उसका हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड में आयोजित 5वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से उन्नत किया गया। आगे देखें क्या हमारे लिए इसमें जानने वाली चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब उनको आमंत्रित किया था। उनके आमंत्रण पर ही 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और जिनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। तो ये हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लियोन है। उनका अध्यक्ष के तौर पर ये तीसरा भारतीय दौरा था, यानी कि पहली बार नहीं आई है, तीसरी बार आई थी। उनके नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ मतलब कि कमिश्नर्स भी आधिकारिक दौरे पर रहे।
और यह यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा था। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है वो तीसरी बार आई थी, लेकिन जो कमिश्नर्स आए थे उनका जो है ये पहला भारतीय दौरा था। आगे देखें, उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो वर्ष 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के माल व्यापार या कुल भारतीय व्यापार का 12.2% हिस्सा रहा है। यानी कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है वो कौन है? यूरोपियन यूनियन। और हमारे व्यापार का कितना हिस्सा उसमें मतलब की रहा है? तो 12.2% है। अब हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। बहुत चर्चा में रहा था ये मतलब विषय। तो भारत एवं फ्रांस के मध्य घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण जो संबंध है उसको 1947 में राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक टाइज के स्थापना के बाद से ही बने हुए हैं। 1998 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत कर उसे रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्रदान किया। दोनों देश वर्ष 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोड मैप बनाने पर सहमत हुए हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। देखेंगे हमारे लिए इसमें मतलब क्या जानने वाली चीज़ें हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रों, इनके निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट जो है वो संपन्न की गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस का छठा दौरा था, यानी कि पहली बार नहीं गए थे, छठवीं बार गए थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2023 में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की जो 25वीं वर्षगांठ है इसके अवसर पर बैस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस का दौरा किया था। ज्ञातव्य है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में भारत के दौरे पर थे, जब वे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो 75वां जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ही थे। ठीक है, हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की गई। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने जब भारत के प्रधानमंत्री जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे तो उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आगे देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारतीय महावाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा भी की। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के नियंत्रण पर फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो फ्रांस के द्वारा किसमें शामिल होने का निर्णय लिया गया है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है हमारा वो क्या है? तो वो है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और संवैधानिक संदर्भ। ठीक है, तो 27 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता पहचान पत्रों के डुप्लीकेट नंबर जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। इससे चुनाव आयोग की कार्यकारी प्रणाली पर सवाल उठे हैं, जिससे मतदाता पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस जो है वो स्टार्ट हो गई है। हमारे लिए स्मरणीय तथ्य क्या है? तो डुप्लीकेट मतदाता पत्र प्रकरण चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया है, तो आप देखिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्वीकार किया था कि यह एक दशकों से लंबित तकनीकी खामी है, इसे 3 महीने के भीतर ठीक किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को 2 माह में ही सुधार लिया। डुप्लीकेट EPIC मामलों को चिन्हित कर सभी प्रभावित मतदाताओं को नई यूनिक EPIC जो संख्या है वो दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय पहचान कोड जो है वो प्रदान किया गया है और ये जो ईरोनेट प्लेटफॉर्म है इसको अपडेट किया गया, जिससे EPIC नंबरों का दोहराव जो है वो रोका जा सके। आगे देखिए, आगे हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार ये EPIC जो नंबर है वो आखिर होता क्या है। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ध्यान से देख लीजिएगा। वर्ष 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN सेशन। इनके कार्यकाल में इसकी जो स्टार्टिंग है वो हुई थी। ईरोनेट क्या है ये भी जाने रही है। तो 2017 में निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है उसे हम ईरोनेट कहते हैं। संवैधानिक और कानूनी संदर्भ भारतीय संविधान का जो प्रावधान है उसे देखिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति
भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, ये बताता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 325 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 325 जो है ना वो मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ये बताता है। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 326 है वह लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये इसके बारे में बताया जाता है। अब हम आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि भारत देश के भीतर चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करना ये कौन सा अधिकार है, संवैधानिक है, मौलिक है या फिर जो है कोई और अधिकार है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पीसीएस ने पूछा हुआ है, इसी वजह से हम आपसे पूछ रहे हैं। आगे देखें, जो है ये हो गया ना। फिर इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकारी होता है। तो जो वयस्क मताधिकार होता है ना, उसी का मतलब ये होता है कि 18 वर्ष से अधिक की आयु का जो प्रत्येक नागरिक है वो मतदान का अधिकारी होगा। हालांकि पहले ये जो उम्र थी ना, उम्र की जो सीमा थी पहले 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन के बाद इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। आगे देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसकी जो धारा 17 है इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होगा। धारा 18 क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं होगा। जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है कि उसकी जो धारा 62 है ये कहती है कि प्रत्येक पंजीकृत मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार मतदान करने का अधिकारी होगा। ठीक है, अगली जो हमारी खबर है वो क्या है, मुल्ला पेरियार बांध विवाद, पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। ठीक है, तो चलिए, जो मुल्ला पेरियार बांध है ये विवाद आप देखें कि भारत के सबसे पुराने और जटिल अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक है, यानी कि 2 राज्य 3 राज्य में जो है ये विवाद है। और इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो आप इसमें देखें कि तमिलनाडु और केरल की जो सरकारें हैं ना वो डैम की सुरक्षा, संचालन और मरम्मत कार्यों को लेकर के आपस में मतभेद रखती हैं। 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के मतलब संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच के लिए एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजरी कमेटी जो है इसको विचार करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की जो अध्यक्षता है उसमें इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया गया था। 6 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यवेक्षी समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने का निर्देश दिया गया। हमारे लिए इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, तो मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेक्कड़ी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण मतलब की डैम है। यह बांध मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिए, मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। निर्माण देखिए 1887 में शुरू हुआ और 1895 में पूरा हुआ। इसका निर्माण कार्य पेनी क्यूइक के नेतृत्व में किया गया था। 1979 में केरल सरकार ने डैम की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर के चिंता भी व्यक्त की और इसे नया बनाने की डिमांड की। ये मुद्दा तब से कई न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों का केंद्र बना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तमिलनाडु का क्या पक्ष है वो भी देख लीजिए। तो तमिलनाडु के द्वारा मुल्ला पेरियार डैम में जलस्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने का तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की जो डिमांड है वो की गई है। जबकि केरल के द्वारा केरल सिंचाई और जल संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित कर इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया गया है। केरल का क्या पक्ष है, तो बांध 125 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है और बांध टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती बारिश के कारण इसका खतरा बढ़ गया है। क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो मुल्ला पेरियार बांध संधि त्रावणकोर के महाराजा और भारत के ब्रिटिश सचिव के मध्य एक पट्टा समझौता था। इस समझौते पर 1886 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1970 में इसका नवीनीकरण किया गया। ये समझौता 999 वर्षों के लिए था, जिसे अन्य 999 वर्षों के लिए बढ़ाने का विकल्प भी था। ठीक है, अगला देखिए, लीड्स 2024 रिपोर्ट। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीड्स का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये जो विभाग है उसका अंग्रेजी में भी नाम जाने रहिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा संचालित ये जो है लीड्स का जो आया हुआ है मतलब रिपोर्ट उसको पब्लिक किया गया है। लीड्स रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है वो 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, तो पहले तो यही ना स्टेटमेंट में हमसे यही पूछ सकते हैं कि जो लीड्स की मतलब कि लीड्स का जो पहला एडिशन है वो कब जारी किया गया था, तो 2018 में। ठीक, स्मरणीय तथ्य क्या है, 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। ये रिपोर्ट का 6ठा संस्करण है, इस साल 6ठा एडिशन जारी किया गया है।
यह रिपोर्ट भारत में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की गहन समीक्षा जो है वो प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट धारणा आधारित यानी परसेप्शन बेस्ड और उद्देश्यपरक ऑब्जेक्टिव दोनों संकेतकों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों यानी 4 पिलर्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ज्ञातव्य है कि 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक्स के चौथे स्तंभ के रूप में पहली बार जो है वो शामिल किया गया है। तो किसको पहली बार शामिल किया गया है? सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक्स को। ठीक है, आगे देखिए परिणाम देख लीजिए। तो जो लीड्स है मतलब कि इसमें लीड्स 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो ग्रेडिंग है उसको देखिए। सबसे पहले आप देखिए स्थल अवरुद्ध राज्यों में अचीवर्स की श्रेणी में कौन कौन शामिल हुए हैं। तो स्थल अवरुद्ध राज्यों में जो अचीवर्स की श्रेणी है उसमें आप देखिए उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, लीड्स जो रैंकिंग आई है अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इसको ऑलरेडी पूछा हुआ है कि लीड्स की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था। तो हम लोग स्थल अवरुद्ध राज्यों में अचीवर्स की श्रेणी में रहे हैं। ठीक है, तो इस बार भी देख लीजिए जो लीड्स 2024 रिपोर्ट आई है उसमें स्थल अवरुद्ध राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कहाँ पे है? अचीवर्स की श्रेणी में। ठीक है, अगर फास्ट मूवर्स की बात की जाए तो फास्ट मूवर्स में कौन कौन शामिल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एस्पायर्स कैटेगरी में कौन है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ठीक, चलिए आगे देखिए तटीय राज्यों की यदि हम बात करें तो तटीय राज्यों में जो अचीवर श्रेणी है उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। फास्ट मूवर्स में गोवा और आंध्र प्रदेश है, जबकि इंस्पायर्स में आप देखिए पश्चिम बंगाल और केरला है। तटीय राज्यों में हो गया। आगे देख लीजिए पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थल अवरुद्ध राज्य हैं उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखें तो असम, अरुणाचल प्रदेश हैं, जबकि मतलब कि दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? तो एक सेकेंड, दूसरी थी फास्ट मूवर्स। तो फास्ट मूवर्स में यदि आप देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में कौन रहे हैं? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और ये जो है लास्ट में क्या है? तो एस्पायर्स। तो ये जो एस्पायर्स कैटेगरी है उसमें आप देखें मणिपुर को शामिल किया गया। अब केवल इकलौता है मणिपुर, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में एस्पायर्स कैटेगरी में मणिपुर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए केंद्र शासित क्षेत्रों में यदि हम देखें तो केंद्र शासित क्षेत्रों में अचीवर्स में आप देखें तो चंडीगढ़ और दिल्ली है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? मुझे बार बार मेरे दिमाग से निकल जा रहा है। फास्ट मूवर्स में देखिए कौन है? तो फास्ट मूवर्स में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आप देखे रहिए पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यदि इंस्पायर्स की बात करें तो उसमें आपको अंडमान निकोबार और लद्दाख मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात है 3। ठीक है, तो लीड्स की जो रिपोर्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो तो यही है, क्या है कि मतलब ये कब जो है, कहाँ गया एक सेकेंड, ये रिपोर्ट जो है मतलब लीड्स की जो रिपोर्ट है कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया, मिल गया कि इस बार ना आप देखें कि पहली बार है 2024 में जो चौथे स्तंभ के रूप में किसको शामिल किया गया है? सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। और इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और इसको जो है सर्वप्रथम कब लाया गया था? तो 2018 में, और इस बार इसका 6ठा एडिशन है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना स्थल अवरुद्ध राज्यों में अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल है। तो यही 3-4 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी एग्जामिनर का दिमाग जो है ना वो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो कुछ भी पूछ ले तो फिर कुछ नहीं कह सकते ना। हाँ, जो स्थल अवरुद्ध नहीं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें मणिपुर जो है ना वो एस्पायर्स की कैटेगरी में इकलौता है, तो इसको भी थोड़ा चाहे हम देख सकते हैं। खैर चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो क्या है? त्रिपुरा भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो चलिए स्थानीय भारतीय भाषाओं के ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय जो भाषा अनुवाद मिशन है NLTM, जिसे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, उसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को क्या नाम दिया गया है? भाषणी नाम दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाषणी को 3 वर्ष की अवधि के लिए 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, जिसे DIC कहा जाता है, इसके अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग DIB, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन भाषणी की गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कर रहा है। आगे देखें इसमें हमारे लिए क्या स्मरणीय तथ्य हैं? तो 28 जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला जो त्रिपुरा है वह पूर्वोत्तर राज्य का
पहला राज्य है, ठीक है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, साथ ही यह देश का 8वां ऐसा राज्य है जिसने भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो देश का ये 8वां राज्य है, वो पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है, ठीक है। भाषणी के बारे में जान लीजिए। तो भाषणी जो है भाषा इंटरफेस फॉर इंडियन जो है इंडिया भारत का AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। आगे हम देखेंगे महाकुंभ में जो भाषणी है उसकी क्या भूमिका रही है। तो जनवरी फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से करोड़ों लोगों का आगमन हुआ। इस विविधता के बीच इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों के लिए सहज संचार और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो भाषणी है ना उसका उपयोग किया गया। भाषणी ने अपनी उन्नत बहुभाषी क्षमताओं के माध्यम से महाकुंभ के दौरान घोषणाओं, कार्यक्रमों की समय सारणी और सुरक्षा दिशा निर्देशों के 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की जो सुविधा है वो प्रदान की, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अगली जो खबर है वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो ये जब रिपोर्ट आई थी तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिए, डिटेल में वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि देहरादून में स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण है यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, तो कहाँ पे है, तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है या भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो देहरादून में। कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या याद रखना है कि हर वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में रिमोट सेंसिंग के आधार पर जो है उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों की स्थिति और वृक्षों की स्थिति पर जो आधारित रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट यहीं से मिल गए कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, जो इसका हेडक्वार्टर आपको देहरादून में मिलेगा, इसके द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। और कब जारी की जाती है, तो द्विवार्षिक ये रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसे हम ISFR कहते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जारी की जाती है। भारत का पहली भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो कब आई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। 1987 में पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। संदर्भ वर्ष 1981-83 में इसको तैयार किया गया था। इस श्रृंखला की 18वीं वन की जो स्थिति रिपोर्ट है वो 2023 में जारी की गई। तो इस बार जो एडिशन आया है कौन सा है, तो 18वां है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा ये जारी की गई थी। कई बार ना हमसे जारीकर्ता के नाम पूछे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए क्या जानने लायक इसमें चीज़ें हैं। तो ISFR 2023 के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उन्हें देखिए। तो ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल जो वनावरण है वो 71.53 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जात वैसे करना जरूरी नहीं है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वर्तमान में हमारे देश में जो टोटल वनावरण है वो कितना है, 21.76% है, ठीक है। आगे देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला करके 82.74 मिलियन हेक्टेयर हुए हैं। अर्थात टोटल हमारे भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 25.17% है, ठीक है। तो जो अगर पहला क्या था, केवल वनावरण की बात की जा रही थी, 21.76% है। वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला करके देखेंगे तो कितना है, 25.17%, ठीक। तो ये 2 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई थी ना, इसके अनुसार देश के 1/3 यानी 33.5% या 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन या वृक्षावरण होना आवश्यक है। तो अब देखिए क्या हम लोगों ने ये जो लक्ष्य अचीव कर लिया है, नहीं अचीव किया है ना। तो देखिए ये इससे अचीव नहीं हुआ है, 25.17% पर ही अभी हम लोग रुके हुए हैं। चलिए आगे देखिए। और कब आई थी ये राष्ट्रीय वन नीति, तो ध्यान से देख ही लीजिए, 1988 की है। आगे देखिए, ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में राष्ट्रीय वन स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई है। तो वनावरण में आप देखें तो वृद्धि हुई है, ठीक है। ISFR 2023 के अनुसार देश में जो कुल वृक्षावरण है यानी कि जो ट्री कवर है उसमें 11.20 मिलियन हेक्टेयर की है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.41%। तो हमारे यहाँ जो ट्री कवर है वो कितना है, तो वो हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का ओनली 3.41% है, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण में 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की इसमें कमी दर्ज की गई है, जो कि चिंता का विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में जो कि हमारे मतलब कि वनावरण का लगभग 1/4 योगदान करते थे, वहां पे आप देखिए वनावरण में कमी दर्ज की गई है। आगे देखिए, 2021 में जो रिपोर्ट आई है मैंग्रोव आवरण की यदि हम बात करें तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो मतलब मैंग्रोव में भी कमी हुई है, कितना, 7.43 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, भारतीय वन एवं वनों के बाहर के जो वृक्ष हैं, यानी कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का जो वृद्धिमान स्टॉक है यानी ग्रोविंग स्टॉक है, वो 6429.64 मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है। ISFR 2023 में 17 राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि इनमें से 8 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से भी अधिक जो भाग है वो वनाच्छादित है। तो ये वाला आंकड़ा याद रखें कि हमारे मतलब कि 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% से भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो क्या है, तो भूभाग जो है वो वनों से आच्छादित है। ठीक, चलिए आगे देखिए, करें वर्तमान आकलन के अनुसार 19 राज्य और संघीय क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण और वृक्षावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों थोड़ा देख लीजिएगा। आगे देखिए, वैसे सोचिए, पहले इतने सारे आंकड़े होते हैं, हम लोग कितना याद करें, हम लोगों का दिमाग मतलब एकदम हैंग कर जाता है। खैर आगे देखिए, तो ISFR 2023 के अनुसार देश में झाड़ियों का जो क्षेत्रफल है उसको भी देख लीजिए। तो 43,62.64 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.33% है। बस यही देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ झाड़ियाँ हैं वो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 1.33% है। आगे देखिए, कुल मतलब कि जो पहाड़ी जिले हैं इसमें कुल वनावरण कितना है, तो 2,8,3,7,1,3.20 वर्ग किलोमीटर, और 2021 के संशोधित आकलन की तुलना में 234.14 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो आपको देखने को मिलेगी। इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 40.26% है। ठीक है, अभी तो और भी है। आगे देखिए, देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों, जिनमें आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा है ना, इसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा तथ्य है वो क्या है, तो ISFR 2023 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण और वृक्षावरण 17,43,70 वर्ग किलोमीटर, यानी ISFR 2021 की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, और जो कि इनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52% है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र है वो क्रमशः आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही डाटा हो जाएगा। ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो आपको कहाँ मिलेगा, MP, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको MP में मिलेंगे, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है। 3 याद कर लीजिए, फिर भगवान चाहेंगे तो हो जाता है इतने में। जबकि जो न्यूनतम है उसमें बात करें तो सबसे कम जो है वो आपको गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा में मिलेगा। तो हरियाणा को देखिए, हरियाणा जो है ना अपने भारत देश में अगर उसमें बात करें जो लिंगानुपात है ना उसमें सबसे फिसड्डी है। तो वैसे ही आप इसको देखिए, ये वनों के मामले में भी फिसड्डी से ही दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि नीचे से टॉप कर रहा है। चलिए आगे देखिए, तो जो हरियाणा है, कहाँ गया हरियाणा, एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए न्यूनतम जो है उसमें आपको गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम तथा त्रिपुरा मिलेंगे। राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं इसमें भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक जो अभिलिखित वन क्षेत्र हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, अब आया है तुलना करने वाला।
तो ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में जो वनावरण है उसमें जो सर्वाधिक वृद्धि है वो शीर्ष 5 राज्यों में कहाँ पे हुई है, तो उन्हें देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है यानी कि 2021 की अपेक्षा 2023 में जो वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि देखिए मिजोरम में हुई है। कितनी हुई है? 241.73 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे है केरल। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं उसमें टॉप पे कौन है? मिजोरम। तो बस मिजोरम को ही याद रखिए, सबको नहीं। आगे हम लोग देखेंगे ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में जो सर्वाधिक कमी है वो कहाँ पे हुई है, तो ये देख लीजिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है। कितना? तो 371.54 वर्ग किलोमीटर। तो यद्यपि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है मिलता है वनावरण या वन क्षेत्र, बावजूद इसके आप देखें कि कितनी कमी हुई है, तो 371.54 वर्ग किलोमीटर। और वैसे भी देखिए जैसे अगर आपको निकालना हो कि कहाँ पे सर्वाधिक जो है मृत्यु हुई है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होंगे वहीं पे तो सबसे ज़्यादा मृत्यु होगी। और अगर आपको ये निकालना हो कि सर्वाधिक जो है एजुकेशन में वृद्धि कहाँ हुई है, तो जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग होंगे वहीं पे एजुकेशन में वृद्धि हुई होगी। तो वैसे ही आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वनों की कमी है वो कहाँ पे होगी? जहाँ पे वन होंगे। जहाँ वन है ही नहीं पहले से ही, वहाँ पे वनों में कमी कहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखें कि सर्वाधिक कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे त्रिपुरा और पांचवे पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है, सर्वाधिक कमी आपको कहाँ देखने को मिली है? मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जो 5 राज्य हैं इन्हें देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, दूसरे पे है अरुणाचल, तीसरे पे है छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और पांचवे पे है महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे वनावरण मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। आगे देखिए, सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले यदि हम 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है भौगोलिक क्षेत्र का अर्थ है, यानी कि अगर 100 किलोमीटर मतलब कि 100 किलोमीटर वर्ग या 100 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर जो भी कहते हैं, अगर उनके पास टोटल एरिया है तो उसमें आप देखिए कि 85.34% जो है उस पर मतलब कि क्या है? वन ही है। तो इस तरह से कारनामा कहाँ पे हुआ है? तो मिजोरम में। अर्थात सीधे सीधे समझिए कि सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अपने क्षेत्रफल का मतलब कि वनावरण रखे हुए है वो मिजोरम है। कितना? तो उनके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 85.34% जो है वो क्या है? वो वनों से आच्छादित है, ठीक है। दूसरे पे आता है अरुणाचल, तीसरे पे आता है मेघालय, चौथे पे मणिपुर, पांचवे पे नागालैंड। तो अरुणाचल नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पे मिलेगा अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण? मिजोरम में मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि भी आपको मिजोरम में देखने को मिल रही है और सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंटेज में जो वनावरण है वो भी आपको मिजोरम में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वृक्षावरण वाले हैं वो 3 राज्य कौन हैं? तो सर्वाधिक वृक्षावरण वाले जो 3 राज्य हैं वो उस पे टॉप पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे राजस्थान। अपना यूपी कम से कम कहीं दिखा तो, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वृक्षावरण वाले 3 राज्य हैं इसमें यूपी जो है वो तीसरे स्थान पे आया है, पहले पे कौन है? महाराष्ट्र। आगे देखिए, सर्वाधिक वृक्षावरण परसेंटेज वाले जो 3 राज्य हैं उसमें आपको केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। आगे देखिए, ISFR 2023 तो कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन से हैं? एमपी, अरुणाचल और महाराष्ट्र। आगे देखिए, सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण परसेंटेज वाले जो 3 राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय हैं। 2021 की तुलना में ISFR 2023 में जो वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों में जो मिला जुला करके सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़। और दूसरे पे देखिए अपना यूपी आ रहा है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है? तो 683.62 वर्ग किलोमीटर, जबकि अपने यूपी में कितनी हुई है? तो 559.19 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, तो इतने आंकड़े थे, इसको आप देख लीजिएगा 1-2 बार। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने पहले ही भेज दी है, तो अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो ISFR 2023 के अनुसार भारत में जो मैंग्रोव आवरण है वो देश के 12 तटीय राज्यों संघीय राज्यों के 4991.68 वर्ग किलोमीटर में आपको मिल जाएगा, जो कि ISFR 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मैंग्रोव है ना उसमें कमी हुई है। आगे देखिए, ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है आपको 0.15%। तो हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना जो है मैंग्रोव आपको देखने को मिलेगा 0.15%। ठीक है, तो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, साफ साफ दिख रहा है कमी हुई है। आगे देखिए, इसमें अति सघन जो मैंग्रोव है उसमें 1463.97 वर्ग किलोमीटर यानी कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.33%। मध्यम सघन मैंग्रोव कितने हैं, तो 1500.84 वर्ग किलोमीटर अर्थात टोटल का 30.07%। तथा जो खुले मैंग्रोव हैं वो 2026.87 वर्ग किलोमीटर अर्थात 40.60 जो परसेंटेज है उतने क्षेत्रफल फैले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपको खुले जो है मैंग्रोव मिलेंगे, दूसरे पे मध्यम सघन है, तीसरे पे आपको क्या मिलेगा, तो तीसरे पे आपको मिल जाएगा अति सघन मैंग्रोव। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव आच्छादन है उसे ऐसे 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, तो बहुत सालों से ही पश्चिम बंगाल टॉप पे ही है इसमें। दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे है अंडमान निकोबार तथा आंध्र प्रदेश जो है। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो जिले हैं यदि उनकी बात की जाए तो उसमें भी अभी यही 24 परगना जो पश्चिम बंगाल का है वही बना हुआ है। दूसरे पे आता है कच्छ, ठीक है, गुजरात का, फिर आता है उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और फिर उसके बाद आता है केंद्रपाड़ा, और ये कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कह रहे हैं देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 जो परगना जिला है उसका योगदान कितना है, तो 41.85% है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो अपने एशिया में ही मिलेगा। ISFR 2023 के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर वनों और वनों के बाहर जो वृक्ष हैं यानी कि TOF हैं तथा विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों में जो TOF हैं इसके वृद्धिमान स्टॉक का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार देश में वृक्षों का जो वृद्धिमान स्टॉक है वो 6429.64 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसमें 4478.89 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के भीतर तथा 1950.75 मिलियन घन मीटर अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर आकलित है। इतना सब कुछ वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, हम लोग बस करते हैं वरना तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब बस 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं वरना इसको छोड़ते हैं। उधर ही से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, हालांकि आपको PDF मिल ही जाएगी तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने नहीं देखा कि इससे कभी क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपना दिया हुआ है, मतलब काहे लिए वो कुछ छोड़े, उन्हें भी तो रहता है ना कि हाँ हमारे में से फंसा है, तो उन्होंने सब दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए वही पहले के जो इम्पोर्टेंट थे वही थे। अब अभी ही आई है तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाके पूछेंगे मेरे ख्याल से। खैर चलिए देखते हैं आगे। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति जो है उसको देख लें, तो अभी तो ये केवल भारत देश का था, अब उत्तर प्रदेश वाला भी देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप हम देखें कि उत्तर प्रदेश में जो वनावरण की स्थिति है उसमें सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र या जिले कौन से हैं और न्यूनतम वनावरण या क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो पहले की ही तरह आज भी आप देखें कि सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र में है और सबसे कम जो है वो भदोही में है। तो मैंने इसको जानते हैं कैसे याद करके रखा है, शोभा, ठीक है, शोभा। तो सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम भदोही, ठीक है। तो चलिए, सर्वाधिक वनावरण उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है, दूसरे पे है लखीमपुर खीरी, तीसरे पे है मिर्जापुर। जबकि न्यूनतम वनावरण की यदि हम बात करें तो संत रविदास नगर, जिसे वर्तमान में भदोही कहा जाता है, वहाँ है, दूसरे पे है मऊ, तीसरे पे है संभल, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ज़्यादा मतलब कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, इन तीनों को तो जरूर ही याद रखिएगा। फिर से याद रखिए कि सोनभद्र में सर्वाधिक है, दूसरे पे है लखीमपुर खीरी, तीसरे पे है मिर्जापुर। सबसे कम में यदि बात करें तो भदोही में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा मऊ में है, उससे थोड़ा ज़्यादा संभल में, ठीक है। आगे हम देखेंगे सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जिलों में भी आप देखें सबसे पहले पे अपना सोनभद्र आता है, दूसरे पे चंदौली, तीसरे पे श्रावस्ती, और सबसे कम वनावरण परसेंटेज वाले में आपको कौन मिलेगा, संभल, फिर भदोही, फिर मैनपुरी, ठीक है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का जो कुल वृक्ष आवरण है वो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 3.72% है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में
कुल जो वृक्षावरण है वो कितना है, तो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.72% है। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो 23,99,6.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.96% है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े देख लीजिए। तो अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा भर भर के आंकड़े नहीं दिए हैं, तो यही हमारे काम के आंकड़े हैं, तो इन सबको देख लीजिएगा, थोड़ा सा है भी। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि तमिलनाडु के द्वारा जो मतलब आए दिन कुछ ना कुछ वो बयान देते रहते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे क्या इनके द्वारा अब बयान दिया गया है। तो तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की जो है पुष्टि की गई है। तो चलिए देखेंगे कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि लौह यानी प्रौद्योगिकी जो आयरन टेक्नोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति लगभग पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व फर्स्ट मिलेनियम यानी BCE में एशिया माइनर में हुई थी, और ये तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। आगे देखिए, इस प्रसार आधारित यानी डिफ्यूजन बेस्ड एक केंद्रित सिद्धांत यूनिसेंट्रिक थियरी को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने बहु केंद्रित दृष्टिकोण यानी मल्टी सेंट्रिक अप्रोच का समर्थन किया। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने लौह धातु की प्राचीनता को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास जो है वो आरंभ किया, और भारत भी इस कार्यक्रम से अछूता नहीं रहा। उपयोगों का मतलब कि तमिलनाडु जो राज्य है वो उसका जो पुरातत्व विभाग है वो भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और पहचानने में इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। विभिन्न पुरातात्विक जांचों से एकत्रित नमूनों के लिए प्राप्त वैज्ञानिक जो तिथियां हैं ना, उनकी श्रृंखला में तमिलनाडु में लौह धातु की जो प्राचीनता है उसको 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के कालखंडों में रखा है। इस संदर्भ में तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में मानी गई है। क्या स्मरणीय तथ्य हैं? तो तमिलनाडु में जो हुई खोज है उनसे पता चला है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 वर्ष पहले के समय को दर्शाता है। आगे देखिए, ये खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग और धातु विज्ञान में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित कर सकती है। यह खोज तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में कितना अजीब सा नाम है, शिवगलाई स्थल पर हुई है। ठीक है, तो यह भैया नाम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तूतुकुड़ी जिले के शिवगलाई में ये जो खोज है वो मतलब की हुई है। आगे देखिए, और हाँ, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, 220-230 पेज हैं। आप देखिए यहाँ पे साइड में दिखा रहा है 230 पेज हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वरना तो हो ही नहीं पाएगा। आगे देखिए, आगे जो है वो कह रहे हैं कि एंटिक्विटी ऑफ आयरन यानी रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु नामक रिपोर्ट लेखक के राजन और आर शिवानाथन ने इसका उल्लेख किया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की जो शुरुआत है वो 3345 ईसा पूर्व में हुई थी। रिपोर्ट में प्रस्तुत ये निष्कर्ष प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों के द्वारा प्रमाणित है। जो यह खोज जो है दर्शाता है कि 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग में अग्रणी क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो हमारा मतलब की खबर है वो क्या है, वो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। ठीक है, तो चलिए देखेंगे सोनमर्ग का अर्थ क्या है। तो सोने का मैदान, अच्छा हुआ, ठीक है, सोने का मैदान सोनमर्ग का अर्थ हुआ। तो मीडो ऑफ गोल्ड, यह श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है, जहां अन्य तीनों स्थल वर्ष भर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। वहीं सोनमर्ग को NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग जो है वो पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेड मोड जो परियोजना है उसको आरंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जेड मोड परियोजना है ना, ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो इस सोनमर्ग सुरंग से स्टार्ट की गई है। ठीक है, क्या हमारे लिए जानने वाली बातें हैं ये भी जान लीजिए। 13 जनवरी 2025 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का जो है इसका उद्घाटन किया है, और इस सुरंग का पुनर्नामकरण जो है क्या कर दिया गया है, सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया है। ठीक है, अर्थात जो जेड मोड सुरंग थी पहले ना, उसको अभी किस नाम से जाना जाएगा, तो सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। और सोनमर्ग का जो है मतलब अर्थ क्या होता है, तो सोने का मैदान। ठीक है, आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि जो जेड मोड सुरंग है इसका नाम अंग्रेजी के
जेड के आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया है जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया है। जेड मोड़ सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की टोटल लंबाई देखें 12 किलोमीटर है। इसे 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है और इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक 6.421 किलोमीटर लंबी एक समानांतर निकास सुरंग और दोनों तरफ कुल 5.568 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क जो है वो शामिल है। यह 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग यानी मतलब कि बाई डायरेक्शनल रोड टनल कहाँ से आपको दिखाया गया है, गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। ठीक है, अगली खबर देखिए, ये केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमसे इससे क्वेश्चन बना है। तो एनपीपी के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट जो है और उसको तैयार करने का जो दायित्व है वो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जिसे NWDA है इसको सौंपा गया है। हमारे लिए इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो जो राष्ट्रीय परियोजना है इसका शिलान्यास किया। इस परियोजना का शिलान्यास कहाँ से किया गया, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो से। और ये जो परियोजना है इसके परिप्रेक्ष्य में एनपीपी के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना यानी फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट है। ज्ञातव्य है कि जो विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय जो है ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो कौन है इसमें, एक तो अपना एमपी है, दूसरा यूपी है, तो ये यूपी है, ये एमपी है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, तो ये 3 पक्षीय जो है वो समझौता हस्ताक्षर हुआ है। देश में पहली बड़ी यानी फर्स्ट मेजर केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना है इसके कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद ध्यान रखिएगा, इस परियोजना के तहत जो छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश का वहाँ पे स्थित एक गाँव है जिसको कहते हैं दौधन गाँव, इस पे ना केन नदी पर क्या बनाया जाएगा, तो एक जो डैम है उसका निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी यानी कि KBLPA जिसको कहा जाता है इसके नामक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि SPV की भी स्थापना की जाएगी। यदि परिव्यय की बात करें तो इसकी लागत आप देखें 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है जो कि 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। और ये परियोजना जल की कमी से जूझ रहे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। और कौन कौन से जिले से जो है लाभान्वित होंगे, तो उत्तर प्रदेश का देखिए बांदा महोबा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बांदा महोबा झांसी ललितपुर, जबकि मध्य प्रदेश का पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह दतिया निवाड़ी विदिशा शिवपुरी और रायसेन। ठीक है, आगे देखिए केन एवं बेतवा जो नदी है इनके बारे में। तो केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतरराज्यीय यानी कि इंटर स्टेट रिवर है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कटनी जिला मध्य प्रदेश में स्थित अहिरंगवा गांव से होता है। ठीक है, अहिरगवा है, अहिरंगवा जो भी है देख लीजिए। और इसकी टोटल लंबाई देख लीजिए 427 किलोमीटर है। ठीक है, तो केन नदी की टोटल लंबाई कितनी है 427 किलोमीटर, जिसमें से 292 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में और 84 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम देखें कि यह बांदा जिला उत्तर प्रदेश से चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है, तो जो मतलब कि केन है ना वो कहाँ पे किस नदी से मिल जाती है, तो यमुना से कहाँ से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में चिल्ला गांव से। ठीक है, और इस नदी पर स्थित जो रानेह जलप्रपात है और केन घड़ियाल सैंक्चुरी ये 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। तो समझ आ रहा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन सा मतलब जलप्रपात, रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाल सैंक्चुरी। क्यों, क्योंकि ये केन नदी पर बना हुआ है और केन बेतवा लिंक परियोजना भी चर्चा में है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए कौन सा ये जलप्रपात है। मेरे ख्याल से आपने नया नया सुना होगा, मैंने नया नया सुना है रानेह जलप्रपात। ठीक है, आगे देखिए केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बेतवा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, तो ये तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश से है और बेतवा नदी पर राजघाट परीक्षा और माता टीला बांध जो है वो निर्मित किए गए हैं। तो ध्यान से देखिए बेतवा नदी पर राजघाट परीक्षा और माता टीला बांध है जो कि ऑलरेडी माता टीला और परीक्षा बांध पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखिए,
अगला जो है हमारा वो खबर है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ठीक है, तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की यदि बात की जाए तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक नवरत्ना कंपनी SJVN लिमिटेड ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग जो सौर परियोजना है इसकी क्षमता देख लीजिए तो 90 MW है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक है। उल्लेखनीय है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ठीक है, और इसकी जो टोटल क्षमता है वो 600 MW है। आगे देखिए, आगे हमारा जो अगला खबर है यानी कि अगली खबर जो है वो क्या है? अब देखिए, जैसे हम मतलब कि फ्लो में कहते हैं अगला खबर है, ये जो हम मतलब कि बोलने की गलत तरीके से बोलने वाली आदत है ना, ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में हमको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे अगर हम लोग हमेशा बोल रहे हैं अगला खबर देखना है तो हमें यही लगेगा कि जो खबर है ना वो मैस्कुलिन है यानी कि पुल्लिंग है, और हम लोग उसको एग्ज़ाम में भी अगला करके चले आएंगे तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा जो है ना ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग जो हिंदी है ना वो इसको शुद्ध बोला करें, उसको ग्रामेटिकली भी एकदम शुद्ध बोलें, जब भी लिखें उसकी वर्तनी शुद्ध लिखें। तो इससे हिंदी में काफ़ी सारे जो मतलब कि समस्याएं हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखना होता है। वो अंग्रेजी जैसा नहीं है कि कहीं आप सी को चा पढ़ेंगे, कहीं आप सी को का पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं सा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें मतलब कि जैसा आप बोल रहे हैं एज इट इज़ वैसा ही लिखना होता है। तो एकदम शुद्ध बोलें तो उसके मतलब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। अब हम फ्लो में हम आए मतलब ऐसे बोल दे रहे हैं तो इसी वजह से आपको समझाया कि आप मतलब इस तरह की गलतियां, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारे एग्जाम में हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए देखिए क्या है, कह रहे हैं कि जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। ठीक है, तो वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक परिदृश्य का सामना कर रहा है जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों और रेल नेटवर्क पर काफ़ी अधिक निर्भरता है। भारत में समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन जिसे IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी कितनी रह गई है? मात्र 2%। हमारे लिए जानने योग्य क्या तथ्य है? तो 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, जिनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना यानी इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कहाँ गए? सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना ताकि रेल मार्गों और सड़क मार्गों पर बोझ को कम किया जा सके। जलवाहक योजना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है गंगा नदी के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों यानी कार्गो ऑनर्स द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए जो अनुसूचित सेवाएं हैं उनकी शुरुआत करने का प्रावधान है। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो 15 दिसंबर 2024 को GRJT कोलकाता से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 एवं 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GRJT कोलकाता से MWAAI, MW होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक माल वाहक जो पोत है उनको रवाना किया है। ठीक है, तो जहां जहां हमने W बोला है वो W नहीं है, V है। आगे देखिए, मशाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। तो ये भैया एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बनने लायक क्वेश्चन है क्या? तो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना है? तो मसाली कहाँ का है अभी देखेंगे। तो 9 से 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मुढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित जो गाँव है वो घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो है हुआ मुढेरा जो है पहला सौर जो सोलर पावर्ड गांव था वो घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य क्या है? दिसंबर 2024 को मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज जो है वो घोषित किया गया। यह गांव आपको
गुजरात के बनासकांठा जिले में सुईगाम तालुका में मिल जाएगा। इस गांव को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जो मसाली है वो मुढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव बना है। बस अंतर क्या है कि जो मुढेरा है वो तो मतलब कि ओवरऑल पहला है, जबकि जो मसाली है वो पहला तटवर्ती गांव है जो कि सौर से मतलब सोलर ऊर्जा से संचालित है। अब हम देखेंगे भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है वो, तो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उनके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता यानी फंडामेंटल बेसिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अडॉप्टेड किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। इस प्रकार यह अब तक अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान यानी लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान ना तो मुद्रित यानी प्रिंटेड है और ना ही टाइप्ड यानी टंकित है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित यानी कि कैलियोग्राफ्ड है। ठीक है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ संविधान है। आगे देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है। तो 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय यानी इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन मतलब कि इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। उल्लेखनीय है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्र अकेडमी यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम एंड द राइट्स ऑफ फ्रीडम्स एकेडमी की स्थापना की गई है। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझाने या समझने का एक प्रमुख केंद्र होगा। इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित कई खंड जो है वो शामिल होंगे। आगे देखिए, इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्शों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया। यद्यपि इस संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इनकी भी भरमार होगी, लेकिन फिर भी यह केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों का संग्रह नहीं होगा। इस संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंजचिता बी नायर, ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख द्वारा किया गया है। ठीक, तो सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख कौन है? अंजचिता बी नायर हैं। आगे देखिए एक सेकेंड। अगला देखिए, संविद जो कि भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है। तो भारत का जो पहला रोबोटिक टूर गाइड है उसका नाम क्या रखा गया है? संविद। तो चलिए देखते हैं। 23 नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड यानी इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया। तो एक और इंसान की जॉब छिन गई। आगे देखिए, इस रोबोटिक टूर गाइड के संविद यानी कि संविद जो है वो नाम दिया गया है। अब हम देखेंगे अपना अगला। तो भारतीय संविधान के अंगीकरण की अभी हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अंगीकरण करने की जो 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई है। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। तो ये भैया जो टैगलाइन है इसको जरूर देख लीजिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन, जिससे पुराना संसद भवन जो है उसका नया नाम क्या हो गया? संविधान सदन, इसके केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले जो समारोह है इसका भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। ध्यान से देखिए, संस्कृत और किस भाषा में? मैथिली भाषा में। 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान जो दिवस है वो मनाया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है, इस वर्ष संविधान दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2024 में। तो देख लीजिए,
झारखंड की 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 5 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई, जबकि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की जो तिथि है वो 26 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से इन दोनों राज्यों में नई विधानसभा के गठन के निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की है। झारखंड विधानसभा चुनाव की पहले बात करेंगे तो झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की टोटल संख्या कितनी है? 81 है। इसमें 9 सीटें जो है वो एससी के लिए और 28 सीटें एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो ये सब तो ज़्यादातर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो झारखंड स्पेशल किसी एग्जाम को देख रहे हो। आगे देखिए, प्रथम चरण यानी फेज 1 में टोटल 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 13 नवंबर 2024 को मतदान जो है वो संपन्न हुआ, जबकि द्वितीय चरण यानी फेज 2 में टोटल 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मतदान 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। दोनों ही चरणों के चुनाव हेतु मतगणना 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुई थी। चुनाव परिणामों के अनुसार झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा सरकार को पुनः सत्ता में वापस आने का जो सफलता है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 24 वर्षों के बाद पुनः कोई जो है सरकार है जो मतलब सत्ता में वापस आई है। आगे देखिए, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गुट ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। राज्य में INDIA या जो इंडिया गठबंधन था ना, उसकी कुल 56 सीटें जीतने में सफलता मिली है। 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन, इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। ठीक है, अब हम देखेंगे जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 है, इसमें दलवार जो परिणाम है तो सबसे ज़्यादा किसको सीटें मिली हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी बकवास नहीं देखना। फिर अब हम लोग देखेंगे जो अन्य मतलब कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है उसकी बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है उसको देख लीजिए कितनी है, तो काफ़ी अधिक है, 288 है। पूरे भारत देश में सर्वाधिक किसकी है? तो अपने यूपी की है। कितनी? 403। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें से 29 सीटें महाराष्ट्र में 29 सीटें जो है वो एससी के लिए और 25 सीटें एसटी के लिए जो है वो आरक्षित की गई हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुई थी। चुनाव परिणाम के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी शामिल हैं, इनके द्वारा शानदार जीत जो है वो हासिल की गई। महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA को मात्र 50 सीटों पर ही मतलब की जीत मिली हुई है। ठीक है, तो कहाँ 235 कहाँ 50 बेचारे हो गए। चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मराठी में मुख्यमंत्री माझी लाड़की भगवान लाडकी बहीड़ योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो ध्यान से देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार की कौन सी है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो भैया पैसे पे ही तो सब कुछ आजकल मिल रहा है। 5 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो ग्रहण किया। तो अभी तक अगर आपको वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा काटो कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए आपको बस कान में ईयरफोन लगाना है और पूरा का पूरा रिवीजन आपका खुद ही हो जा रहा है। आपको मतलब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। आप यात्रा कर रहे हैं तब भी आप इसको मतलब कि रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस मेहनत के लिए कम से कम एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है। खैर चलिए आगे देखेंगे। तो 5 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का जो पद है वो संभाला है। तो मतलब कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। साथ ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत अनंत पवार जो है इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो ग्रहण किया। अब बताइए, क्या जो हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री का पद है वो संवैधानिक पद है? कहीं किसी संविधान के किसी आर्टिकल में इसकी व्याख्या की गई है? अगर आपको पता हो तो बताइए कि की गई है तो कहाँ की गई है, नहीं की गई तो फिर अच्छी बात है। आगे देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली है? भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट, फिर दूसरे पे है शिवसेना 57 के साथ, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 41 के साथ, और कांग्रेस को देख लीजिए मात्र 16 सीटें मिली हैं। चलिए आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा किसको कितनी सीट मिली है ये हमारे काम का है भी नहीं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो ये जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, इसको देखिए तो नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती यानी केमिकल फ्री फार्मिंग है जो देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और ये परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। किसानों को रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राकृतिक खेती की पहुंच विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है उसको प्रतिपादित किया है। क्या है हमारे लिए जानने योग्य तथ्य? तो 25 नवंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को स्टार्ट किया है। इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्टार्ट किया गया है और जो ये योजना है ना वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई है और इस योजना हेतु कुल जो परिव्यय है वो 2481 करोड़ रुपए है जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक होगा। अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छुक ग्राम पंचायतों को 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और इस मिशन के तहत लगभग 2000 प्राकृतिक खेती यानी मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जा रहे हैं। आगे देखिए, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली है। तो अटल इनोवेशन मिशन AIM भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस आयोग की पहल है, तो नीति आयोग की पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार, उद्यमिता और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना 2016 में की गई थी। आगे देखिए क्या है स्मरणीय तथ्य। तो 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है और इस मिशन को विस्तारित कार्यक्षेत्र और 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी जो है वो दी गई है और इसकी अवधि देखिए 31 मार्च 2028 तक है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 निम्न 3 तरीके से भारत के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। कौन सा है वो 3 तरीका? तो पहला है इनपुट बढ़ाकर, अर्थात अधिक नव प्रवर्तकों यानी इनोवेटर्स एवं उद्यमियों को शामिल करके, और दूसरा क्या है सफलता दर या थ्रूपुट यानी कि इसमें सुधार करके, अर्थात अधिक स्टार्टअप्स को सफल होने में मदद करके, और तीसरा क्या है आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, अर्थात बेहतर नौकरियों, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करके। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नए कार्यक्रमों को स्टार्ट किया जाएगा जो कि निम्नवत है। पहला लिपि यानी लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारी 22 मतलब की भाषाएं हैं वो उसमें क्या अंग्रेजी शामिल है कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इसका उद्देश्य अंग्रेजी न बोलने वाले नव प्रवर्तकों, उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना है। साथ ही क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र यानी वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। फ्रंटियर कार्यक्रम जो है इसको देख लीजिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है और इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग जो लैब है वो स्थापित की जाएगी जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पलेट्स को विकसित करने में हमें सहायता करेंगी। इसके अतिरिक्त ये जो मिशन है वो मानव पूंजी विकास कार्यक्रम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवरों, प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। इसके तहत 5500 पेशेवर जो है वो तैयार किए जाएंगे। डीप टेक रिएक्टर देख लीजिए। तो ये अनुसंधान आधारित डीप टेक स्टार्टअप के व्यवसायीकरण के तरीकों का परीक्षण करने के लिए एक शोध सैंडबॉक्स जो है वो तैयार करेगा। ज्ञातव्य है डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। अपने परिवर्तनकारी स्वभाव के कारण डीप टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल 2 प्रमुख कार्यक्रम कौन है? औद्योगिकरण या औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? आउटपुट यानी नौकरियों, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया वरना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पूरी की पूरी ये जो घटना मतलब आई दृष्टि है ना, इसको हम इस बार कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।